अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि दो करंट कैरिंग कॉइल को हमने कोएक्सियली लिया और इसमें हमने सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया। हम लोग इस तरह से देखना चाहेंगे कि दो करंट कैरिंग कॉइल इस तरह से है, इसमें सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है और अब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर ये क्लॉकवाइज करंट है तो क्लॉकवाइज होने की वजह से इधर साउथ पोल का फॉर्मेशन है, इधर नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन है। अब जब हम दोनों कॉइल को एक दूसरे के पास लेके जा रहे हैं तो ऐसे वक्त में इधर एक नॉर्थ पास जाने की वजह से उसका अपोज करने के लिए लेंज रूल के अकॉर्डिंग एक नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर साउथ पोल का फॉर्मेशन होना है। तो ये जो है ये यहाँ पे नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन होने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट इस लूप में फ्लो होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज करंट इस लूप में फ्लो होना चाहिए और उसकी वजह से यहाँ पर करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। यदि हमने इस कॉइल के बिहाफ पे देखा तो कुछ ऐसा होगा और वही हम लोग सेकंड कॉइल के बिहाफ पे देखते हैं तो इसका बिल्कुल उल्टा होना है। यहाँ पर साउथ पोल का फॉर्मेशन हो रहा है, इधर नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन हो रहा है और जब मैं इसको पास लाऊंगा तो यहाँ पर इस साउथ पोल के पास आने का अपोज करने के लिए लेंज रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक साउथ पोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन होना चाहिए। इधर नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन होना मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें इंड्यूस होना। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें भी इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब जब हम लोग सेम डायरेक्शन वाले दो कोएक्सियल कॉइल को एक दूसरे के पास लाते हैं तो ऐसे वक्त में पास आने का अपोज तो होता ही है, साथ साथ में इंड्यूस करंट दोनों कॉइल के करंट को डिक्रीज करेगी, इसीलिए मेन करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। नाउ अब जब हम लोग बोलेंगे कि जब दोनों कॉइल को एक दूसरे से दूर ले जाएं, पहले मैं फर्स्ट कॉइल के बिहाफ पे एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं सेकंड कॉइल के बिहाफ पे एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट कॉइल के बिहाफ पे जब हम बोलते हैं तो हमारा कहना यह होता है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट है, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, सॉरी इधर है साउथ, क्लॉकवाइज है, इधर है साउथ, इधर है नॉर्थ। और जब हम इसे दूर ले जा रहे हैं तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकंड कॉइल में डिक्रीज होगी, सेकंड कॉइल में डिक्रीज होगी और इसके दूर जाने का अपोज करने के लिए यहाँ पर एक साउथ पोल का फॉर्मेशन होगा। साउथ पोल मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज होगी जबकि मेन करंट ऑलरेडी क्लॉकवाइज है। इंड्यूस करंट भी क्लॉकवाइज होगी और इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होना मतलब करंट इंड्यूस क्लॉकवाइज, इसीलिए मेन करंट इंक्रीसेस। अब सेम थिंग मैं सेकंड कॉइल के लिए देखना चाहूँगा। जब हम लोग सेकंड कॉइल के बिहाफ पे बात करें, ये कॉइल दूर जा रही है, ये कॉइल दूर जा रही है तो सबसे पहले क्लॉकवाइज करंट होने की वजह से इधर साउथ, इधर नॉर्थ। जब साउथ पोल इधर दूर जा रहा है तो इस साउथ पोल को रोकने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन होगा कि वो उसे अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ का फॉर्मेशन, इसका मतलब हो गया कि ये जो करंट है वो क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगी, इसका मतलब मेन करंट इंक्रीज होगा। कहना ये चाह रहा हूं कि जब दो कॉइल को दूर ले जाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, दोनों कॉइल के इंडक्शन की वजह से दोनों दूर जाने का अपोज फील करेंगे, एक फोर्स लगेगा जो दोनों को दूर जाने से रोकेगा और दोनों कॉइल में करंट इंड्यूस होगी जो टोटल करंट को इंक्रीज करेगी। अब हमारे पास कहना है कि जब दो करंट कैरिंग कॉइल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक में करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, सॉरी क्लॉकवाइज, और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज।
जब दोनों कॉइल में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, अब क्या होना है, इधर हम लोग देखते हैं, इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। अब जब मैं इस कॉइल को पास ले जा रहा हूं, इस कॉइल को पास ले जा रहा हूं, तो जब मैं कॉइल को पास ले जाऊंगा तो इसके पास जाने का अपोज करेगा यहाँ पर का नॉर्थ पोल, इसके पास जाने का अपोज करेगा यहाँ का नॉर्थ पोल, और इसीलिए नॉर्थ पोल ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसीलिए यहाँ पर पास जाने का अपोज होगा। दोनों जो है एक दूसरे से फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेंगे, दोनों दूर जाने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि हम ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं तो यहाँ पर इंड्यूस पोल भी नॉर्थ होने वाला है। इंड्यूस पोल नॉर्थ होने की वजह से जो करंट इंड्यूस है वो वापस से एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। मतलब यहाँ पर आई इंड्यूस, करंट इंड्यूस टोटल करंट को बढ़ाएगी। अब वापस से हम लोग सेकेंड कॉइल के बिहाफ पे देखते हैं, तो हमारा कहना है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो यहाँ पर बनेगा नॉर्थ पोल, यहाँ पर बनेगा साउथ पोल। यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट है तो इधर नॉर्थ, इधर साउथ। जब हम इसे पास ले जाएंगे तो पास आने का अपोज करेगा, मतलब इधर नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी बढ़ेगी। नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी तब बढ़ेगी जब क्लॉकवाइज करंट और ज़्यादा बढ़ जाए। क्लॉकवाइज करंट और ज़्यादा बढ़ जाए मतलब इंड्यूस करंट इंक्रीजेस। ड्यू टू इंड्यूस करंट, करंट इंक्रीसेस ड्यू टू इंड्यूस करंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दो कॉइल को जब पास ला रहे हैं तो दोनों कॉइल में टोटल करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मेन करंट के अलॉन्ग होने वाली है। बहुत ही अच्छी बात है। अब वापस से हम लोग बोलेंगे जब दोनों कॉइल को एक दूसरे से दूर ले जाएंगे। जब दोनों कॉइल को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं दोनों में करंट की डायरेक्शन ऐसी है। अब यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज करंट है तो इधर साउथ, इधर नॉर्थ। इसके लिए बात करें एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। अब जब हम यहाँ पे इस कॉइल को दूर ले जाते हैं तो दूर ले जाने का अपोज करने के लिए यहाँ पे इंड्यूस साउथ पोल बनने वाला है, जो नॉर्थ पोल की पोलैरिटी को कम करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं इस कॉइल को दूर ले जाऊंगा, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा हूँ, तो दूर ले जाने का अपोज करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर साउथ पोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, जो नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा। क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंड्यूस करंट इज अपोजिट टू मेन करंट, इसीलिए इंड्यूस करंट इज अपोजिट टू मेन करंट, इसीलिए करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब उस कॉइल के बिहाफ पे इधर देखते हैं। हमने कहा कि जब यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट है तो इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर क्लॉकवाइज है तो इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब मुझे बताइए, उधर से देखने पर ये साउथ पोल है, इधर से देखेंगे तो नॉर्थ पोल दिखेगा, इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखना है, उधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखना है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जब इस तरह की सिचुएशन है, तो मुझे बताइए यहाँ पर ये जो है हम इसे दूर ले जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो यहाँ पर इंड्यूस्ड साउथ बनेगा, इंड्यूस्ड पोल साउथ बनेगा, और इंड्यूस्ड पोल साउथ तो इधर की तरफ इंड्यूस्ड नॉर्थ बनेगा। मतलब यहाँ पे करंट इंड्यूस एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये जो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट है ये मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। करंट इंड्यूस अपोजेस मेन करंट, इसीलिए करंट की इंटेंसिटी डिक्रीज होने वाली है, दोनों ही लूप में करंट डिक्रीज होगा। एज इंड्यूस करंट इज अपोजिट टू
मेन करंट। अब हमारे पास का कहना है कि जब इंडक्टिव सर्किट जो है वो क्लोज रहे या फिर ओपन रहे। हमने बोला कि दो कॉइल प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर अरेंज्ड सच दैट इन शोन फिगर द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड और ओपन, देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी विल बी एज फॉलोज। सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड आए हैं, एक प्राइमरी सर्किट और दूसरा सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट वो सर्किट है, प्राइमरी सर्किट इज द सर्किट इन विच करंट इज सप्लाइड, इन विच इनपुट इज गिवन, एंड सेकेंडरी सर्किट वो सर्किट है जिसमें से करंट इंड्यूस होने वाला है, फ्रॉम विच इन विच करंट इज इंड्यूस्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट जिसमें इनपुट को देते हैं, सेकेंडरी सर्किट जिसमें से इनपुट लेते आउटपुट लेते हैं, जिसमें करंट इंड्यूस होता, दिस इज सेकेंडरी सर्किट। यहां पर जैसा हम देख रहे हैं कि ये बैटरी इस सर्किट से लगी हुई है, तो दिस इज प्राइमरी सर्किट, दिस वन इज प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, एंड दिस वन इज सेकेंडरी सर्किट। जिसमें इनपुट देते हैं वो प्राइमरी है और जिससे आउटपुट लेते हैं वो सेकेंडरी है, जिसमें इफेक्ट देखते हैं वो सेकेंडरी है। अब जैसे मैंने इसमें स्विच को ऑन किया, जैसे मैंने इसमें स्विच को ऑन किया, अभी तक इस लूप का स्विच ओपन था तो अभी इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया, बैटरी के बड़े बड़े प्लेट से, जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया, बैटरी के बड़े प्लेट से करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। करंट कुछ इस तरह से फ्लो होने लग गई, बड़े प्लेट से करंट निकल के छोटे प्लेट की तरफ जाने लग गई। इनिशियली करंट इंक्रीसेस, क्योंकि करंट की वैल्यू पहले 0 थी, अब बैटरी की वजह से कांस्टेंट करंट पे आएगी, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू 0 से कांस्टेंट वैल्यू पर आ रही है, मतलब करंट इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीसेस। जब इस लूप में करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अचानक से सेट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 था, अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने लग गया तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। यहाँ पर नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी बढ़ने लग जाएगी। इसका अपोज करने के लिए यहाँ पर एक नॉर्थ पोल जनरेट होगा, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी बढ़ने लग गई है, तो यहाँ पर उसका अपोज करने के लिए एक नॉर्थ पोल जनरेट होगा जो इसकी इंटेंसिटी को, जो इसके इफेक्ट को डिक्रीज कर सके। मतलब यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज करंट लूप में फ्लो होने लगेगी, यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज करंट लूप में फ्लो होने लगेगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जब हमने स्विच को ओपन कर दिया, जब हमने इस स्विच को ओपन कर दिया तो अभी जो क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हो रहा था, करंट डिक्रीज होके 0 होना चाहिए, करंट डिक्रीजेस, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, मतलब नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इसकी इंटेंसिटी को बनाए रखने के लिए, फील्ड को मेंटेन रखने के लिए इधर एक साउथ पोल का फॉर्मेशन होगा, सो दैट इधर से आने वाली फील्ड की इंटेंसिटी मेंटेन रहे, सो दैट इधर से आने वाली फील्ड की इंटेंसिटी मेंटेन रहे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, करंट डिक्रीसेस, एज करंट डिक्रीसेस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीसेस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इधर से जा रही थी वो डिक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मेंटेन रखने के लिए, ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करने के लिए इधर साउथ और इधर नॉर्थ पोल जनरेट करेगा,
सो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेंटेन रहे, मैग्नेटिक फ्लक्स मेंटेन रहे। तो इसीलिए यहां पे एक क्लॉकवाइज करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने जब यहां पर करंट को इंक्रीज किया, व्हेन करंट इंक्रीजेस बाय प्रेसिंग की, जैसे हमने करंट को इंक्रीज किया, जैसे हमने करंट को इंक्रीज किया, करंट इंक्रीजेस, तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप इस कॉइल में ऐसा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो मेन करंट का अपोज करेगा। और ये जो करंट इंड्यूस होगा जो मेन करंट का अपोज करेगा वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। इसीलिए जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट इज अपोजिट टू मेन सप्लाई, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो मेन करंट का अपोज करने वाली है। ठीक है, कि रेक्टेंगुलर लूप इज ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across the uniform magnetic field perpendicular to the plane of loop। ये इस तरह से क्रॉस जो है ये है हमारे पास की मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारे पास का लूप, और इसको हम इस तरह से लेफ्ट से राइट लेकर के मूव करा रहे हैं। अब अपने को बोला जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन पोजीशन 1 क्लॉकवाइज 2, ऐसा 3, वैसा 4th, वैसा जो भी है, 4 ऑप्शन है। अभी मुझे बताइए पोजीशन 1 में ये पूरा का पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, पूरा का पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इसीलिए यहां पर तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब इस सिचुएशन में आते हैं, सेकंड वाले सिचुएशन में, सेकंड वाले सिचुएशन में आते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने वाला एरिया, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने वाला एरिया लगातार इंक्रीज हो रहा है। वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज लूप इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। और क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है लूप के अंदर, तो इस चेंज का अपोज होगा। इस चेंज का अपोज होने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेट होने वाली है। आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेट करने के लिए कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। इसीलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेट करने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज सेट होगा। तो हम लोग बात करते हैं इन केस सेकंड, टू सेट मैग्नेटिक फील्ड outward current is induced anti-clockwise। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड केस के लिए। थर्ड केस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में से पास होना चाहिए था उतना ही एरिया पास हो रहा है। एज B इज कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट, नो EMF इज इंड्यूस्ड, देयरफॉर नो करंट इज इंड्यूस्ड। लेकिन फोर्थ वाली सिचुएशन में कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है। फोर्थ वाले ऑप्शन में कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है, और जब ऐसा है तो फोर्थ वाले ऑप्शन में इन केस 4 B decreases in loop of coil to make B constant, clockwise current
इज इंड्यूस्ड। मतलब केस नंबर 4 में क्लॉकवाइज और केस नंबर 2 में एंटी क्लॉकवाइज। केस नंबर 2 में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन गलत। केस नंबर 3 में नो करंट, केस नंबर 4 में क्लॉकवाइज। आंसर इज 4, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a square loop of side 1 centimeter is placed perpendicular to magnetic field. Half of the area of loop is inside magnetic field. A battery of EMF 10 volt and the negligible internal resistance is connected to the loop. Magnetic field changes with time according to relation this. Okay. हमारे पास का क्वेश्चन है, एक स्क्वायर लूप है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, लेकिन हाफ ऑफ एरिया ऑफ द लूप इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। हाफ ऑफ एरिया इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बैटरी को जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेग्लिजिबल है, इज कनेक्टेड टू द लूप। मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू चेंज हो रही है, B इक्वल 0.01 माइनस 2t। तो रिजल्टेंट EMF ऑफ द लूप। ओके, अब इसमें इस क्वेश्चन में हमें एक वर्क सोचना होगा। इसमें दो तरह की बातें हो सकती है कि हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो हम लोग तब जज कर पाएंगे जबकि हमें ये देखना होगा कि हमारी बैटरी की पोजीशन कैसी है। हमारे बैटरी की पोजीशन के हिसाब से हम रिजल्टेंट EMF की बात कर सकेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि dB by dt this is equal -2 into 1। तो dB by dt इक्वल -2 into 1। dB by dt this is equal -2। तो EMF की वैल्यू होती है एरिया इंटू dB by dt। area of the loop, area of loop is side of 1 meter, तो area is 1। तो हमारे पास का एरिया हो जाएगा 1। E इक्वल माइनस ऑफ A मतलब 1, A की वैल्यू 1 और ये हो जाएगी -2। E इक्वल 2। EMF इंड्यूस्ड इज 2। बेसिकली यहाँ पर हम लोग माइनस साइन लगाते भी हैं, लेकिन ये माइनस साइन उतना मीनिंगफुल नहीं होता है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन वाइज चेक करना पड़ता है। क्वेश्चन में जैसा कि बोल रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम इनवर्ड बढ़ा रहे हैं, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का अपोज करने के लिए, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए यहाँ पर करंट इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और करंट इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो बैटरी के अपोजिट है, जो बैटरी के अपोजिट है। तो ऐसे वक्त में हम लोगों का कहना होगा कि अच्छा एरिया भी हाफ, हम लोगों को एरिया भी जो लेना है वो हाफ ऑफ द लूप लेना है। तो हम लोग यहां पर बोलते हैं हाफ ऑफ द लूप, हाफ ऑफ द लूप दिस इज A/2 1/2 into this is -2। तो EMF इंड्यूस इज 1 as EMF induced is opposite to battery। तो this is 10 - 1 this is 9
वोल्ट। इफ नेक्स्ट यदि सर्किट हम लोग लें जिसमें कि हम लोगों का कहना होगा कि बैटरी को कुछ ऐसा लगाया है और फिर हमने वापस से सेम सिचुएशन को रिपीट किया है, तो अब इस सिचुएशन में हमारा कहना होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इज सेम ऑफ बैटरी पोटेंशियल तो हम लोग बोलेंगे दिस इज 10 + 1 दिस इज 11 वोल्ट। फिर हमारे पास का नेक्स्ट कहना है कि अ शॉर्ट मैग्नेट इज अलाउड टू फॉल थ्रू द एक्सिस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मेटालिक रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। द डिस्टेंस फॉलन बाय द मैग्नेट इन 1 सेकेंड में बी। ओके, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक मैग्नेट को हम लोग जब ऐसे फ्री फॉल कराते हैं तो 1 सेकेंड में उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है दिस इज इक्वल ut प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। हमारा कहना हुआ u की वैल्यू 0 है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल 0 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर दिस डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। जिसमें यह मैग्नेट कॉइल में से फ्री फॉल कर रहा है। लेकिन जब हम लोग इसी मैग्नेट को सेम मैग्नेट को जब हम एक कॉइल में से ड्रॉप कराते हैं तो ये मैग्नेट जब इस कॉइल में से पास होगा तो मैग्नेट जब कॉइल में से पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने वाला है, जिसकी वजह से ये जो कॉइल है ये मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगा तो जिसकी वजह से मैग्नेट को रोकेगा, वो पास आने से एक अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से मैग्नेट को ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए एक सेकेंड में वो 5 मीटर से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देयरफॉर आंसर विल बी 4 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास का क्वेश्चन है A conducting wire frame is placed in the magnetic field which is directed to the plane of paper. A magnetic field is increasing at constant rate. The direction of induced current in the wire AB and CD. बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रेट से इंक्रीज किया है, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेंगे तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट ए बी एंड सी डी क्या होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं। ये है हमारे पास का एक लूप, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड ए बी एंड सी डी। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, दिस इज ए बी एंड दिस वन इज सी डी। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को लगातार इंक्रीज किया है dB/dt। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो इसका अपोज करने के लिए करंट एक ऐसा इंड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो अपोज करने वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड को अंदर जाने से मना करेगा, मतलब बाहर की तरफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, मतलब इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। अब सेम फेनोमेना दूसरे लूप में भी होने वाला है, अब हमें बताइए कि इसमें भी ऐसा हो, इसमें भी ऐसा हो। हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसमें एरिया मैटर करता है। जिसका एरिया, मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो जिसका एरिया कम उसका ईएमएफ इंड्यूस कम, जिसका एरिया ज्यादा उसका ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा। देयरफॉर क्योंकि ऐसी सिचुएशन है इसीलिए स्ट्रॉन्ग ईएमएफ इज जनरेटेड बाय लार्जर कॉइल रेदर देन स्मॉलर कॉइल। इसीलिए बड़े वाले कॉइल की वजह से हमारे पास में ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। मतलब
इस लूप में हमारे पास में करंट B से A की तरफ एंड बड़े वाले लूप में देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन C से D की तरफ। ये हमारे पास का आंसर रहेगा। आंसर को एक बार अपडेट कर लेते हैं। B to A एंड C to D, B to A एंड C to D, अपना आंसर D।